मैं गणपत सिंह सोलंकी आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैम से मैंने इस हेतु टाइम निकाला, मैम ने भी समय दिया है। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। आप इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें और वास्तविक ऐसे विद्यार्थियों तक पैसा पहुँचाए, ऐसे पेरेंट्स तक पहुँचाए जिनकी बात उन तक पहुँचे मैम की। और वाक़ई में ही हम जैसे मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ, मैं धरातल से आता हूँ, तो वाक़ई इन चीज़ों को मैं देखता हूँ तो अंदर से बहुत बड़ा दुःख होता है। जैसे मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरे साथ बचपन में हुआ, मेरे एज ए मदर भी मैं ये फील करती हूँ, और 17 साल से परिष्कार कॉलेज चलाते समय भी हम ये महसूस करते हैं कि दरअसल पेरेंट्स जो है वो बच्चे के बारे में हर चीज़ डिसाइड करना चाहता है। वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या पढ़ेगा, वो कैसा बनेगा। तो एक अजीब सी है, और आपने बहुत बारीक बात कही है कि जो पेरेंट्स के सपने पूरे नहीं हुए वो बच्चों से पूरा करें। असल में ये सामंती सोच है। जी किताबों की दुनिया समझते समझते जिंदगी निकल जाएगी। किन सब फालतू बातों में क्या रखा है, जिंदगी निकल जाएगी। सोचते हैं निकल जाए इन किताबों की दुनिया से, मगर ऐसा नहीं है दोस्त। इन्हीं किताबों से एक दिन जिंदगी जन्नत में बदल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं गणपत सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। वीडियो के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर श्वेता जी परिवार। मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आपके साथ बात करके आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू मैम, मुझे भी इस बार तक आपने मौका दिया, आभार व्यक्त करता हूँ। मैम, मेरे सहपाठियों की ओर से, आपके विद्यार्थियों की ओर से, दर्शकों की ओर से कुछ प्रश्न लाया हूँ जिनके हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जैसे कि सब्जेक्ट कौन सा चूज करें, शिक्षा की परिभाषा कहीं आज अटक के रह गई है, इस तरह के तमाम तरीके के प्रश्न है मैं आपके सामने रखूंगा। हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, आप हमें अवगत कराएं। इससे पूर्व कि मैम हम आगे बढ़े, डॉक्टर राघव सर की जो हिंदी की पुस्तक है उसके भी आप सह लेखिका हैं। तो दर्शकों के मन में ये हमेशा रहता है कि मैम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो छोटा सा पहले प्रश्न के रूप में संक्षेप में परिचय हो जाए। देखिए, मैं हिंदी की विद्यार्थी हूँ। परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस है जयपुर में, वहाँ मैं प्राचार्य पद पर कार्यरत हूँ, और हिंदी की जो पुस्तक है राघव प्रकाश जी की, उसकी सह लेखिका हूँ। हिंदी मेरा विषय है, तो जाहिर है पीएचडी मैंने इसी में की है। और जब से परिष्कार बना है तब से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। साहित्य मेरा प्रथम प्रेम है, उसे पढ़ती रहती हूँ। बाकी बच्चों के बीच में काम करते करते सीखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। धन्यवाद मैम, ये तो चलिए परिचय हो गया। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न जिसमें हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। पहला प्रश्न मैं आपके सामने मैम रखना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करने का आधार क्या है। जैसे कि अमूमन क्या होता है, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं ग्रामीण इलाके से आता हूँ तो मुझे अनुभव नहीं था, न मार्गदर्शन था, तो मेरे दोस्तों ने गणित सब्जेक्ट चूज कर लिया तो मैंने भी कर लिया। और आज भी ऐसे कई विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है। क्या कहना चाहेंगे आप विद्यार्थियों को इस प्रश्न के संदर्भ में? हाँ गणपत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 10वीं क्लास में विषय चुनना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न होता है। और दरअसल बच्चा बहुत छोटा होता है, अपने करियर को लेकर गंभीर डिसीजन लेना उस समय संभव नहीं होता। तो ऐसे में जैसे आपने कहा वैसा ही लोग करते हैं। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छी टॉप रैंक्स में हैं, तो वो अधिकतर साइंस ले लेते हैं और मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में सोचने लगते हैं। बल्कि उनका जो आसपास का माहौल है वो उन्हें यही इसी दिशा में प्रेरित करता है, चाहे शिक्षक हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे अड़ोसी पड़ोसी या मिलने वाले कोई भी हों। या फिर आप आर्ट्स ले लीजिए, और आर्ट्स लेने के पीछे भी बच्चे को यही मोटिवेट किया जाता है कि आपको आईएएस बनना है, आरएएस बनना है। तो एक करियर को जोड़कर सब्जेक्ट को सबसे पहले लिया जाता है, जो तरीका गलत है। दरअसल जब 10th में बच्चा है तो वो किशोरावस्था में है। ऐसे में उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उसमें नो डाउट आज क्योंकि शिक्षा जिस तेजी से बढ़ रही है, विषय चयन बहुत बड़ा है। सबसे पहले बच्चा अपनी रुचि को देखे, उसे आनंद किस में आ रहा है। अगर साइंस पढ़ने में आ रहा है तो साइंस ले सकता है। अगर वो आर्ट्स की दिशा का है, कोई दर्शन वर्शन पढ़ने का शौकीन है, साहित्य पढ़ने का शौकीन है, तो नो डाउट उसे कला संकाय की तरफ चला जाना चाहिए। थोड़ा सा व्यापारिक मूड का व्यक्ति है और
कुछ इस तरह की चीज़ों में रुचि रखता है तो कॉमर्स लिया जा सकता है। हालांकि नई शिक्षा नीति में जो सबसे सुंदर परिवर्तन आ रहा है कि वो कॉम्बिनेशंस अब हट गए हैं। मतलब आप अगर साइंस लेना है तो मैथ्स के साथ आपको फिजिक्स लेना होगा, केमिस्ट्री लेना होगा। अब ये बाउंडेशंस नहीं है। आप अगर मैथ्स ठीक पढ़ रहे हैं और आपको फिजिक्स पसंद है लेकिन केमिस्ट्री लेने की अब मजबूरी नहीं रही, उसके साथ आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इवन कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये आज़ादी है। इसलिए अब जो पीढ़ी 10वीं क्लास में पढ़ रही है या और भी उससे छोटे बच्चे, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर आने वाला है कि वो किसी भी विषय को अपनी रुचि के अनुसार ले सकते हैं। अच्छा, रुचि तो की भी एक लिमिटेशन होती है, रुचियाँ हमारी बदलती भी रहती हैं। अपनी क्षमताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैं किस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। तो ऐसे में आप देखिए बहुत अलग तरह के विषय अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे हैं क्योंकि मीडिया का बड़ा रोल होने लगा है। तो आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जा सकते हैं, डाटा एनालिसिस की तरफ जाना अगर आपको है तो आप कंप्यूटर साइंस अपने स्कूल के लेवल पे भी ले सकते हैं। ड्रामा है, म्यूज़िक है और चित्रकला है। ये भी विषय अपने आप में आपकी क्षमताओं को बाहर निकालने वाले हो सकते हैं। तो आप बच्चे को सबसे पहले 2 चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, मैं किस में आनंद लेता हूँ और मैं किसके काबिल हूँ, कौन सी चीज़ मैं कैरी ऑन कर सकता हूँ, आगे तक ले जा सकता हूँ। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर उसे अपने विषय का चयन करना चाहिए। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी आपने विषय चयन का तो बता दिया, इससे आगे जब 12वीं पास हो जाता है तो डिग्री के बारे में भी यही वो डाउट हो जाता है कि अभी डिग्री कौन सी करें। इस संबंध में भी आप संक्षेप में बता दें कि प्रतियोगिकी परीक्षाओं के संबंधित कौन कौन से कोर्सेज हैं, संक्षिप्त में एक छोटा सा हो जाए। चलिए, आपने अच्छा प्रश्न किया। 10वीं के बाद जब 2 साल आप किसी भी विषय को चुन लेते हैं और उसे पढ़ते पढ़ते फिर समझ में आने लगता है कि ये सही डिसीजन था या नहीं था, तो ग्रेजुएशन में जब जा रहे हैं तब तक काफ़ी चीज़ें क्लियर होने लगती है। ये प्रयोग हो चुके होते हैं कि हमने सही चयन किया है नहीं किया। तो अब किस दिशा में जाना चाहते हैं? अगर आपको पढ़ना पढ़ाना बहुत पसंद है, टीचिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं जिससे आप बीएड करते हुए अपनी टीचिंग की तरफ लाएं। अगर आप प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं तो नो डाउट ऐसे विषय आपको लेने चाहिए जो प्रशासन की स्किल को डेवलप करने में आपकी मदद कर सके। फिर मैंने बताया कि आप आर्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन कंप्यूटर साइंस का कर सकते हैं। तो करियर क्या बना रहे हैं तो उसकी दृष्टि से आप अपने उसको ले सकते हैं। मोटे तौर पर करियर 3-4 तरह के होते हैं। एक फिक्स जो परीक्षाएं हैं, जो प्रशासनिक परीक्षाएं हैं, आईएएस, आरएएस, पुलिस सब इंस्पेक्टर आदि। दूसरा एकेडमिक है, जैसे टीचिंग करना है, आपको स्कूल लेवल पे टीचिंग करना है तो आपको बीएड वगैरह करना पड़ेगा। अगर आप हायर एजुकेशन में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखें, ग्रेजुएशन करते समय आप पोस्ट ग्रेजुएशन किस में करने वाले हैं। जैसे ग्रेजुएशन करते समय मुझे मालूम था मैं लेक्चरर होना चाहती हूँ, तो मैंने हिंदी साहित्य मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था, तो मैंने हिंदी साहित्य को बहुत फोकस किया और फिर साहित्य में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और पीएचडी कर ली। और मुझे स्पष्ट था कि मुझे इसके अलावा कहीं नहीं जाना। तो ग्रेजुएशन के दौरान आप ऐसे सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। थर्ड वन इज़ आपके बैंकिंग सेक्टर है जिसको आप फोकस कर सकते हैं उस तरह की प्रतियोगिताओं में, और इसी से जुड़ी हुई है रेलवेज़ की परीक्षाएँ और एसएससी हैं। ये तो कुछ फिक्स परीक्षा। इसके अलावा अगर आप कुछ अपना काम करना चाहते हैं तो और बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन को बहुत बढ़िया ढंग से करें और अपनी कम से कम उन स्किल्स को जिसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे कोई परीक्षा दें, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है भाषा के माध्यम से, लिखना हो या साक्षात्कार देना हो, दोनों में। तो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको और ध्यान देने की ज़रूरत है। और अनंत है, जब आप गूगल करेंगे आपको अपनी पसंद के बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्लस कॉम्पिटिशन्स मालूम चल जाएंगे, और इसके बारे में एक अलग से पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए। जी धन्यवाद मैम, काफ़ी लंबी बात हो जाती है तो इसी में तो धन्यवाद मैम। अभी ये चीज़ तो आपने बता दी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज प्रतियोगिकी परीक्षाओं में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में जो कंपटीशन
की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं मेरे सहपाठी, उनके दिमाग में पढ़ाई के प्रति वो लेके बहुत गंभीर रहते हैं। इनके दिमाग में हमेशा वो रहता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रहे, उस चीज़ से दूर करके अपने आप की तैयारी में लगा रहे। इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। गणपत जी, आपने सच में एक ऐसा प्रश्न किया जो बहुत गंभीर है और इस पे भी लंबी बातचीत हो सकती है। मैं कोशिश करती हूँ कम समय में। देखिए, आज हम लोगों ने क्या किया है, खुद को कंपटीशन का एक हिस्सा भर बना लिया है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, पड़ोसी किस दिशा में जा रहा है, बड़े भाई साहब ने क्या किया, बहन जी किस में सफल होगी, दोस्त क्या कर गया। तो ये कुछ ऐसे हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें एक अजीब सी दहशत हमारे भीतर पैदा हो जाती है कि हमें सफल होना है। अब ये सफलता का जो पूरी परिभाषा है वो अच्छा करियर से जोड़ दिया गया है, और अगर आप नहीं कर पाए तो आप जानते हैं कोटा जो है हमारे राजस्थान में, जहाँ लाखों बच्चे हैं, पूरे देश के बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आते हैं। अब हो क्या रहा है, वो या तो खुद को ही उस दिशा में धकेलते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स और स्कूल्स या जो हमें दिशा दिखाते हैं, हमारे करियर काउंसलिंग करते हैं, वो हमें उस दिशा में ले जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, हम अपनी रुचि और अपनी क्षमताओं को बिना जांचे एक दिशा में बढ़ रहे हैं, तो डिप्रेशन ज़्यादा आता है। हमें दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, एक है जिंदगी और एक है हमारा करियर। कोई चीज़ किसी पर हावी ना हो जाए। अगर आपने अपने करियर को संतुलित ढंग से नहीं साधा तो आप असफलता की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे, और अगर आपने ज़िंदगी को मौज मस्ती में ले लिया तो करियर में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है आपको, ज़्यादा देर से आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे में ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है जो दुनिया में घटी है और जिसने व्यक्ति को अकेला किया, उसने अपना साथ छोड़ा है। अगर आप अब्राहम लिंकन की कहानी को पढ़ेंगे तो वो कम से कम 17 बार, जहाँ तक मुझे याद है, असफल हुए, और वो जो काम हाथ में लेते थे उसमें फेल, जो काम हाथ में लेते थे उसमें फेल। लेकिन मोटे तौर पे उनको ये मालूम था कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर बन सकता हूँ, तो बहुत सारे उन्होंने चुनाव भी लड़े। लेकिन उन्होंने जो एक खूबसूरत बात की, अंत में वो राष्ट्रपति बनते, उपराष्ट्रपति के चुनाव हार गए, सीनेट के चुनाव हार गए, लेकिन वो जब राष्ट्रपति बनते हैं, अंत में आखिरी चुनाव को जीतते हैं वो, और राष्ट्रपति बन जाते हैं, और अच्छे राष्ट्रपति हुए, अमेरिका को दिशा भी दी। उनकी जो इस कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने अपना साथ नहीं छोड़ा। हमें किसी भी लड़ाई में अपना साथ नहीं छोड़ना है। कोई कुछ कहे, आत्मविश्लेषण करें, कोई कमी है, जितना दूर कर सकते हैं खुद से दूर करें, दूसरों की सहायता से दूर कर सकते हैं दूर करें, खुद को अकेला ना होने दें। कोई दोस्त होना चाहिए आपके पास जिससे आप बात कर सकें। बहुत सी बार ऐसा होता है दोस्त तो नहीं मिलता, लिखिए, डायरी लिखिए, और जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है उसे लिख डालिए, और थोड़े समय बाद आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं मैं इससे निकल गया। और हर नया दिन आपके लिए फिर से एक नया मौका है, एक नया अवसर है जो प्रकृति आपको देती है, उसका स्वागत कीजिए। पिछला दिन या पिछले पल में जो बिगड़ा उसको कोई भी दुनिया में ठीक नहीं कर पाया, लेकिन पिछले बिगाड़ से आगे के मौकों को मत खो दीजिएगा। हर नया पल, हर नया दिन, हर नई परीक्षा आपके लिए फिर से एक मौका है सफल होने के लिए। तो अब्राहम लिंकन की ज़िंदगी से हम यही सीख सकते हैं कि हर बार जब वो इस लड़ाई में उतरते थे तो वो अपने आप को एक नया मौका देते थे, और पूरी शिद्दत से। इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना है जो आजकल नई पीढ़ी में हो गया है कि जल्दी हम ऐसी चीज़ों की गिरफ्त में आ जाते हैं जो हमें कहीं भी क्वालिटी की दृष्टि से मजबूत नहीं करती है। 3 चीज़ें बहुत ख़तरनाक रूप से है जो हमें घेरती, उनसे जितना बच सकें कम से कम अपनी पढ़ाई और करियर की इस लड़ाई में। एक है दोस्ती। दोस्ती आप किससे करते हैं उसको ध्यान रखें, क्या वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उतना ही समय सभी को मिलता है सफल और असफल होने के लिए। सेकंड थिंग इज, आप ये जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, ये हमें बहुत कैप्चर कर रहा है।
बहुत तेजी, इनकी तो मार्केटिंग है भाई, ये तो चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ी बने चले जा रहे हैं। तो एक इस सोशल मीडिया से जब भी आप दें, एक लिस्ट बनाइए, पूरे दिन में मैंने इतना समय ऑनलाइन बिताया, क्या मेरे फ़ायदे की चीज़ें थी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यूँ ही घुमाए जा रहे हैं तो मतलब नहीं है। उसमें आप क्या मदद कर सकते हैं अपनी उससे निकलने के लिए? रिपीट, सोशल मीडिया को आप थोड़ा सा चेक कीजिए कि आप पूरा दिन जो उसके साथ गुजारते हैं तो वो आपको क्या कहीं और अपने करियर की तरफ मजबूत बना रहा है या आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको देखने के। और एक जो और भी तेजी से हो रहा है, वही दोस्ती के कारण और एक डिप्रेशन के कारण, नशा बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो नशे से जितना बच सकते हैं, रिपीट, नशा तेजी से युवाओं में बढ़ता चला जा रहा है। आप जितना इससे बच सकते हैं, जितनी जल्दी बच सकते हैं, उसकी कोशिश कीजिए। कल मैं जावेद अख्तर साहब, जो बहुत नामचीन शायर हैं, फिल्मों में लिखते भी रहे हैं, उनके एक इंटरव्यू को देख रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैंने शराब छोड़ दी और जब से मैंने शराब छोड़ी तब से मैं अपने होश में आया। तो ये उन्होंने जो उनकी बायोग्राफी लिख रहे थे, जब वो उनसे पहली दफ़ा मिले तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न किया, क्या तुम शराब पीते हो? तो उसने कहा नहीं सर, मैं शराब नहीं पीता। तो उन्होंने कहा तब तुम मेरी बायोग्राफी लिख सकते हो। इसका मतलब आप जितना नशे से दूर होंगे उतना बैलेंस हो पाएंगे, उतना ज़्यादा ढंग से अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे, और अपने ऊपर फोकस करेंगे तो ज़्यादा सफल होने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्ती किन से करते हैं, सोशल मीडिया के साथ आपका क्या बिहेवियर है, और नशा तो बिल्कुल ही आपको नहीं करना। नशा करना है तो काम का नशा कीजिए जिसमें आनंद आ सके। आप काम कीजिए, खूब जो पसंद आता है वो काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब हम अपने आप को केंद्र में रख के सोचते हैं जी, तब हम बहुत सीमित होते हैं जी। हमें थोड़ा सा अपने से बाहर आकर के सोचना चाहिए। जब भी आप दुखी हो, थोड़ा सा बाहर निकलो, शायद आपसे अधिक कोई दुखी मिले, उसके साथ थोड़ा सा समय गुजारिए, थोड़ा सा देखिए, किसी रोते बच्चे को हंसाइए, किसी बुजुर्ग की थोड़ी सी सेवा कर दीजिए, उसके पाँव में मालिश कर दीजिए, उसको कोई सड़क पार कर दीजिए। जो भी काम आपको सामने दिखता है दूसरे के लिए करने के लिए, वो आप काम कीजिए। तो फिर आपको अपने कुछ होने का एहसास होगा, और जब हमें कुछ होने का एहसास होता है तो हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धन्यवाद मैम, बहुत शानदार आपने हमें इस बारे में गाइड किया। मैम, नेक्स्ट सवाल मैं ले लेता हूँ कि आजकल शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित रह गया है, और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं यही एक डिप्रेशन का भी बहुत बड़ा कारण है इसमें। ऐसे में ऐसा तो नहीं है, शिक्षा तो वो है जो सर्वांगीण विकास है। ऐसे में आप शिक्षा को किस प्रकार परिभाषित करना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हम एक रेखी हो जाते हैं, एक ही लाइन पे चलने वाले हो जाते हैं। हम ये मानते हैं ग्रेजुएशन का मतलब है सरकारी नौकरी की तैयारी। हाँ। और आजकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, हम भी उस दिशा से ही आए हैं जी। तो वहाँ केवल ये कि ये पढ़ोगे तो आप ये परीक्षा दे लोगे। तो असल में जो ग्रेजुएशन है वो सीखने सिखाने का एक मोटा अवसर है। ठीक है। और आप अपने साथियों के साथ कैसे सीखते हैं, आप दो लोग मिलके किसी विषय पे कैसे चर्चा करते हैं, उसमें से क्या चीज़ निकालते हैं, आपकी तर्कशीलता, आपकी विश्लेषण क्षमता और आपकी क्रिएटिविटी कैसे उसमें निकलती है, यह है शिक्षा का असली उद्देश्य। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो कहती है वो यही बताती है कि अंततः शिक्षा व्यक्ति को सृजनात्मक बनाने के लिए है। लेकिन हम डिग्रियों में उलझ के रह गए, हम मार्क्स में उलझ के रह गए। अरे मार्क्स 2, 4, 5, 10% कम आ जाएंगे चलेगा, लेकिन आप कितना योग्य हुए, कितना सृजनात्मक हुए, जो आपका ओरिजिनल है वो कितना बाहर आया जी। आप जैसे होना चाहते हैं वैसे कितने हो पाए। जो मैंने 10वीं में कहा कि आप अपनी रुचि के मुताबिक विषय अगर चुनते तो आप कितना उस रुचि में आगे बढ़ पाए, कितने और मजबूत हो पाए, कितने आप ऐसे बन पाए जिससे दूसरे लोग सीखें। तो शिक्षा का उद्देश्य मूल यही है कि हम अपने व्यक्तित्व को एक संतुलित व्यक्तित्व बना सकें, हम अच्छा सोचने वाले बन सकें, अच्छे ढंग से खुद को प्रेजेंट करने वाला बन सके। और सबसे बड़ी बात है, आपने देखा स्कूल्स में लिखा हुआ है शिक्षार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान।
तो क्या हम सोसाइटी को सही ढंग से सेवा देने के योग्य बने? क्या हम सोसाइटी में कोई ऐसी मजबूत पर्सनैलिटी बन पाए जो सोसाइटी को थोड़ा और ठीक करे, उसमें जो खराबियां हैं, उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो असंतुलन है, उसको बेहतर करने के लिए हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास साफ सफाई करने में से लेकर पर्यावरण का जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करने में कहीं हमारा कोई रोल हो सकता है। तो यही है शिक्षा का उद्देश्य, और हमने डिग्री को मान लिया शिक्षा का उद्देश्य। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अंतिम सवाल ले लेता हूँ। आपने अपने सबसे पहले हमने बात की थी कि 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करने का आधार क्या है। उसमें मैम एक सबसे बड़ा अपन रोल देखे तो पेरेंट्स का रहता है। पेरेंट्स क्या, उनका खुद का जो सपना पूरा नहीं होता है वो बच्चों पे फोकस कर डालते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है, जबकि बच्चे की उसमें रुचि होती नहीं है। ऐसे में इस प्रश्न के संदर्भ में और जो सबसे पहला प्रश्न था उसके संदर्भ में आप पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे? गणपत, आपने मेरे दिल की बात अब ले ही ली है। ये सच बात है। एज ए मदर भी मैं ये फील करती हूँ, और 17 साल से परिष्कार कॉलेज चलाते समय भी हम ये महसूस करते हैं कि दरअसल पेरेंट्स जो है वो बच्चे के बारे में हर चीज़ डिसाइड करना चाहता है। वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या पढ़ेगा, वो कैसा बनेगा। तो एक अजीब सी है, और आपने बहुत बारीक बात कही है कि जो पेरेंट्स के सपने पूरे नहीं हुए वो बच्चों से पूरा करें। असल में ये सामंती सोच है। जी, एक माता पिता जब एक बालक को अपने घर में लाते हैं, जन्म देते हैं, तो ये मानते हैं ये मेरी बपोती है, अब इस पर पूरा का पूरा मेरा अधिकार है, मैं जैसा चाहूं वैसा बनाऊं। जी मैम, सही। वो ये नहीं सोचते कि ये एक अलग अस्तित्व है। जी मैम। जितना आपके होना था हो लिया। अब ये जब बच्चा बन के बाहर दुनिया में आ गया है तो ये एक अपने आप में इंडिविजुअल है, एक यूनिट, एक अपने आप में स्वतंत्र चेतना है, स्वतंत्र व्यक्तित्व है। तो ऐसे में माता पिता को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैंने विषय चयन में कहा, रुचि और क्षमता। आप देखिए कि आपका बच्चा क्या बन सकता है। आपको बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि आपके बच्चे की रुचियां क्या है, उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ढंग से देखना चाहिए। वो अच्छा गाने वाला हो सकता है, वो अच्छा डांस करने वाला हो सकता है, वो अच्छी पेंटिंग करने वाला हो सकता है, वो अच्छा लिखने वाला हो सकता है, वो अच्छे वैज्ञानिक प्रयोग करने वाला हो सकता है। आप देखिए वो खिलौनों में क्या करता है, कई बच्चे कार को तोड़ते हैं, खिलौनों को तोड़ते हैं, तो वो उसको उसके मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं। इसका मतलब उसका जो थॉट है या उसकी जो रुचि है वो चीज़ें कैसे काम करती है इसमें है। तो पेरेंट्स को बहुत बचपन से ही बच्चे पर को इस तरीके से स्वतंत्र भी छोड़ना चाहिए खेलों में कि वो जो भी खेल खेलते हैं वहीं से बच्चे की पर्सनैलिटी समझ में आने लगती है। और जब वो समझ में आने लगती है तो आप उसी के मुताबिक उसकी रुचि को विकसित करने में मदद कीजिए। आप उसके मालिक नहीं हैं, आप उसके मददगार हैं। और पेरेंटिंग में हमारे यहाँ ट्रेडिशनल भारतीय और ख़ासतौर पे राजस्थान में तो सामंतवादी सोच है ये, यानी माता पिता वो सर्वे सर्वा, बच्चा कुछ भी नहीं, उसे केवल आज्ञाकारी रहना है। आज्ञाकारी रहना अच्छा है, माता पिता के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, मित्र नहीं होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि आप सुनते हैं, तेरे पापा को बताऊंगी, आने दे घर पे जी, और पापा को तो विलेन बना के रख दिया जी। नहीं, ये वक्त अब नहीं रहा। आपको बच्चे का दोस्त होना पड़ेगा जी मैम, उसके दिल के करीब। इसे बहुत सरलता से समझ सकते हैं कि हमने अपनी बातें ज्यादातर अपने दोस्तों से शेयर की जी, क्योंकि वो हमें जज नहीं करता जी, वो हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही है इस पे ज्यादा बात नहीं करता, वो हमें सुनता है, रिलीज करता है, वो हमें सपोर्ट करता है, कोई बात नहीं मैं तेरे साथ। माता पिता को इस लेवल पे आना ही होगा। और जो अब हैं भी पढ़े लिखे माँ बाप हैं जो बच्चे के मित्र व्यवहार करते हैं, तो अगर माता पिता मित्र है तो बच्चे को बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, वो अपने दिल की बात आप ही से कह देगा, और आपसे कह देगा तो दूरियां आएंगी नहीं, और आपका बच्चा आप ही के पास लौटेगा। अंततः आपको एक फैमिली बन के रहना है। बच्चे दूर हो रहे हैं, क्यों आत्महत्या करता है एक बच्चा जी, उसके पीछे मैं माफी चाहूंगी ये कहते हुए, ये मेरा अपना मत है, हो सकता है आप लोग सहमत हो या ना हो जी, लेकिन उसके पीछे माता पिता का भारी ये फेल्यूर है जी। मतलब माता पिता असफल है बच्चे को समझने में। बच्चा अगर आपसे अपने दिल की बात कहे, अपने भय को, अपनी नासमझी को, अपनी कमजोरियों को, मान लीजिए आपका बच्चा कहीं कुछ छोटा मोटा गलत काम करके आ गया,
अब वो आपसे छुपा रहा है। नहीं, बच्चे के लिए दरवाजे खुले रखिए कि वो आपको आके कह सके, वो अपने अपने भय को आपसे शेयर कर सके, अपनी गलतियों को आपसे शेयर कर सके, बता सके कि उसने ये गलती कर दी। क्योंकि गलतियां सभी से होती है, जाने में, अनजाने में, जिज्ञासावश। मान लीजिए एक बच्चा किसी लड़की के साथ कुछ रहकर आ गया, अब साहब आपने तो इसे अपराध की श्रेणी में रख दिया। नो, अपराध की श्रेणी में रखने की आवश्यकता नहीं, उसे समझना और उसे गलत और सही क्या है, कब उसे इस तरह के संबंधों की दिशा में जाना है, इसे समझाने की आवश्यकता है। लेकिन उससे पहले ओपन रहिए कि बच्चा आपसे कह सके। और इसमें एक बात गणपत में बहुत मतलब बहुत भारी मन से कहती हूँ कि माँ बाप जो है बच्चे को अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे। जी जी। एक तो ये दूरी की बात मैंने कही, दूसरा क्या, जो वैल्यूज हैं वो कहीं घर में कमजोर हो जाती है। मतलब पति पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा है वो बच्चे पे सीधा असर आएगा। अगर पत्नी, जैसे आमतौर पे महिलाएं होती है, मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, चीज लाई 200 रुपए की, पति को डर के मारे 100 रुपए बताएगी। वो 100 रुपए कहीं से मैनेज किया उसने, चाहे वो माँ से लिया था या पति की जेब से वैसे ले लिया था या खुद बचाया भी होगा। अब ये छोटी सी बात अगर आप बच्चे के सामने कहें, और आज मोबाइल ने तो कर ही दिया, मोबाइल बचा पिता का, कोई उधार मांगने वाला या किसी का कोई काम करना है या पिता किसी का काम नहीं कर पाए, आपको मुझे मतलब पकड़ा देंगे, बोल दे पापा घर पे नहीं है, मोबाइल घर पे भूल गए। अब आपने तो बच्चे के सामने ये कर दिया, बच्चे को आपने सिखा दिया कि ये तरीका है काम करने का। जी जी जी। हम बच्चे को डरपोक भगोड़ा बनाते हैं, हम बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं। तो ये जो पेरेंटिंग है ये बहुत गड़बड़ पेरेंटिंग है। पूरी सोसाइटी में जो भ्रष्टाचार है, जिसके लिए हम कह देते हैं सरकारी महकमा भ्रष्ट है, लेकिन उसे भ्रष्ट करने वाला हम ही तो हैं, हम ही तो रिश्वत दे रहे हैं आगे बढ़कर। तो हम ही तो अपने बच्चे को इस तरीके से बना रहे हैं। अभी तो हमें लग रहा है कि अपना हित साध रहे हैं या अपना काम चला रहे हैं, अपना काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम बच्चे को एक ऐसी गलत दिशा में विकसित कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है। बच्चा आपका दोस्त हो, आपसे खुलकर बात कर सके, बच्चा एक सही मनुष्य बन सके, ये आप ही का फर्ज है। माँ को पहला शिक्षक कहा गया है। माँ का फर्ज है कि बच्चा झूठ न बोले, धोखा देने वाला न बने, भ्रष्ट न बने। ये बात यहीं से शुरू करें। जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं लड़के, वो किसी माँ से ही तो पैदा होते हैं जी। लेकिन माँ ने बच्चे को अगर इज्जत करनी नहीं सिखाई औरत की, उसकी गरिमा की रक्षा करना घर पे ही नहीं सिखाया, तो बच्चा बन ही जाएगा। अब नशा है, पता है, ये सब बहुत लंबी बातें हैं। पर कुल मिला के बात ये कि पेरेंट्स कैसे बच्चे को पालते हैं बहुत बड़ी बात है। और अगर आप उसके दोस्त रहेंगे तो जिन खराब दोस्तों के, मैं तो कॉलेज में बहुत बातें करती हूँ, कई बार हम कई झगड़े पकड़ते हैं बच्चों के, तो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं साहब मेरे बेटा तो ठीक था लेकिन इसका दोस्त खराब था। दूसरे माता पिता से बात करो, वो कहते साहब मेरा बच्चा तो ठीक था, इसका दोस्त खराब था। अरे भाई, ये दोस्त खराब कौन सा वाला था? ये था, ए था या बी था? ए के पेरेंट्स कहते हैं बी खराब था, बी के पेरेंट्स कहते हैं ए खराब था। तो इसका मतलब दोस्त का चयन ठीक नहीं हो रहा। अगर माता पिता ही अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो दोस्तों का चयन भी ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत बातें, इस पे भी लंबी बात हो सकती है, लेकिन मोटी बातें यही। मैं बहुत बहुत आपका तहे दिल से शुक्रगुजार, मेरे समस्त दर्शकों की ओर से, आपके विद्यार्थियों की ओर से भी, कि आपने हमें इस वार्ता का मौका दिया। और वास्तव में ये जो मैंने बातें बताई थी, मुझे कई टाइम से मेरे दर्शक बता रहे थे, मेरे साथी बता रहे थे कि आप ऐसे हमें मोटिवेशनल स्पीकर से मिलाएं ताकि हमें एक सही मार्गदर्शन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे समस्त दर्शकों की ओर से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और सभी दर्शकों को बहुत मंगल कामनाएं। आप अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अच्छे इंसान बने और अच्छे समाज के निर्माता बने जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गणपत सिंह सोलंकी आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैम से मैंने इस हेतु टाइम निकाला, मैम ने भी समय दिया है। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। आप इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें और वास्तविक ऐसे विद्यार्थियों तक पहुंचाए, ऐसे पेरेंट्स तक पहुंचाए जिनकी बात उन तक पहुंचे मैम की। और वाकई में ही हम, जैसे मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं, मैं धरातल से आता हूं, तो वाकई इन चीज़ों को मैं देखता हूं तो अंदर से बहुत बड़ा दुख होता है। जैसे मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरे साथ बचपन में हुआ, मैंने सब्जेक्ट चूज किया, वो और किसी के साथ करे। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को जरूरतमंद तक पहुंचाए। ये वीडियो बहुत बड़ा साबित हो सकता है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।